नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले देखा पूरा पाषाण काल, फिर देखा मध्य पाषाण काल और अब हम बात कर रहे थे नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में साथियों हम बात कर रहे थे नव पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षाएं में बार बार अनेक बार पूछे जाते हैं। उन्हीं उन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, कुछ देर के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ये क्लास हमारी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को लेकर अति महत्वपूर्ण कक्षा है, जिसमें हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं और वो वहां से वो फैक्ट भी लेते हैं कि जहां से क्वेश्चन बना है और किस आधार पर बना उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, विश्वास मानिएगा, ये क्लास देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कोई सा भी पेपर उठा के देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा। तो देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और उसी पर चर्चा करते हैं और इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अग्नि के बारे में जाना था, तो अग्नि के और प्रयोग भी देखेंगे हम। और जिसके बाद में पहला तथ्य हमारा यही है इसमें कि आग का उपयोग, यानी नव पाषाण काल की बात कर रहे हैं। आग का उपयोग नव पाषाण काल की एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, मतलब आग से नए नए प्रयोग मानव ने किए थे, उसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का वो सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग करने लगा था, मतलब वो प्रयोग करने लगा था कि आग से उसको क्या क्या फायदा ले सकता है, जैसे कि भोजन बनाने के लिए, जैसे कि अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए, मतलब बड़े जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, मांस को पकाकर खाने के लिए, तथा जंगलों में कहीं पर भी उसको जहां पर बस्ती बनाना हो तो उस एरिया को साफ करने के लिए आग लगा देता था ताकि वो एरिया क्लियर हो जाए। तो इसलिए उसने बहुत जगहों पर उसने क्या किया? आग का इस्तेमाल किया और आग का प्रयोग किया, जो उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहा। दूसरा दूसरा फैक्ट क्या है इसका? सर्वप्रथम मानव ने धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। मतलब कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग। तो साथियों, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या बनता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? क्या क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो क्या बताएंगे हम उत्तर के तौर पर? तांबा का प्रयोग किया। क्या बताएंगे? तांबे का प्रयोग किया। इस काल में मानव ने तांबे तथा पत्थर का एक साथ प्रयोग किया, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाणिक या ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। मतलब ताम्र पाषाण संस्कृति, मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया। हमें सबसे पहले खोज में क्या क्या, क्या मिली थी? तांबे की एक कुल्हाड़ी। और जब पत्थर और तांबे दोनों को कॉम्बिनेशन बनाया मनुष्य ने, कब बनाया? नव पाषाण काल में। तो उस समय मनुष्य का क्या रहा? उसी संस्कृति को उन्होंने नाम दिया ताम्र पाषाण संस्कृति, यानी कैल्कोलिथिक एज। तो इसके बारे में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, भारत में ताम्र युगीन बस्तियों के साक्ष्य दक्षिण पूर्व राजस्थान, यानी कि इस फैक्ट से ये क्लियर होता है कि भारत में हमें ताम्र पाषाण संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले और कहां से ये चीजें मिली, जिससे हमने अंदाज लगाया कि तांबे का प्रयोग भी मनुष्य ने किया था। तो कहां से मिले हमें? दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहा? पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत के क्षेत्र, यानी कि एक तो दक्षिण पूर्व राजस्थान का क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा और पश्चिमी महाराष्ट्र का और दक्षिण पूर्व भारत का क्षेत्र, जहां से हमें किसके? ताम्र युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले। जब पुरातत्व विभाग ने वहां का सर्वेक्षण किया तो वहां पर उन्हें तांबे की अनेक चीजें मिली, जैसे कि वहां की मुद्राएं भी मिली उनको, कुछ हथियार औजार मिले उनको, कुछ बस्तियों से संबंधित जो उनके दैनिक दिनचर्या में बर्तन मान सकते हैं, बर्तन के साक्ष्य भी मिले, जिसमें वो बर्तन बनाए, उन्होंने तांबे के बर्तन बनाए, कुल्हाड़ी बनाई, औजार बनाए, ऐसे बहुत सारे हमें क्या मिले वहां से साक्ष्य। और सबसे खास बात ये, उनको आभूषण भी मिले, जिसमें तांबे का आभूषण मिला उनको, जिसमें उनने तांबे के मनके बनाए, मोती बनाए और उनको पहना। तो ये हमें यहाँ से मिले। इसके आधार पर हम अंदाज लगा रहे हैं कि ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग इन क्षेत्रों में निवास करते थे। अब देखेंगे दूसरी चीज इसमें, दक्षिण पूर्व राजस्थान में अनेक पुरा स्थल की खुदाई हुई। मतलब दक्षिण पूर्व राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर अनेक पुरा स्थल यानी पुराने स्थलों की खुदाई हुई, जिसमें एक स्थान था अहाड़,
ताम्बवती, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंदा गिलुंदा ये सभी पूरा स्थल बनास घाटी में मिले। मतलब बनास नदी की घाटी में ये सभी स्थल मिले जिसका हमने अभी नाम लिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं, गौर से सुनिएगा। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बनास घाटी से संबंधित स्थल का क्या नाम है। तो जिसमें कौन कौन से स्थान के नाम लिए हमने, अहाड़, ताम्बवती, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुंदा, ये सभी पूरा स्थल मिले। कहां पर मिले, बनास घाटी में। तो इसे बनास घाटी में मिलने के कारण इसको नाम क्या दिया गया, बनास संस्कृति। यानी कि बनास नदी घाटी में इन स्थलों के साक्ष्य हमें मिले हैं, ये स्थल हमें मिले हैं, तो उसी आधार पर इसका नामकरण कर दिया बनास घाटी संस्कृति नाम हो गया। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, जो मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कायता उज्जैन का एक एरिया है। एरण जो सागर जिले में स्थित है। नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है जो खरगोन में स्थित है। नावदा टोली कहां पर है, खरगोन में। तो ये मध्य प्रदेश से हमें कौन कौन सी जगह है जहां से ताम्र पाषाण यानी तांबे से संबंधित कुछ वस्तुएं मिली। तो हमें पहला स्थान है मालवा से मिला, मालवा। कायता मतलब उज्जैन से भी मिले, इसका साक्ष्य उज्जैन के पास एक स्थान है कायता। एरण मतलब सागर, जहां सागर की बात करते हैं। एरण से सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले जो हम आगे पढ़ेंगे। भानुगुप्त के अभिलेख से हमें इसका पता चलता है कि पहला सती प्रथा मतलब सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य सागर का जो सागर जिले में जो एरण अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें उसकी जानकारी मिलती है सती प्रथा की। जो गोपीचंद की पत्नी ने सती प्रथा की थी, मतलब सती हुई थी। नावदा टोली से मिले, ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। अब जो नावदा टोली है खरगोन में। अब ये स्थान तो मिले, इसकी किसी ने तो खुदाई की होगी, और खुदाई की होगी उसका मतलब सर्वेक्षण किया होगा। तो कौन है वो व्यक्ति, HD सांगलिया, जिन्होंने इन स्थलों का क्या कराया, उत्खनन का कार्य करवाया। मतलब उन स्थलों की खुदाई करवाई और वहां से जो भी उनको वस्तुएं मिली उनको एकत्रित किया और उनका परीक्षण किया उनने आराम से। तो फिर कायता संस्कृति जो आहार संस्कृति की एक कनिष्ठ संस्कृति। कनिष्ठ का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना मेरा ये बहुत कनिष्ठ मित्र है। कनिष्ठ का मतलब होता है कि समकालीन, मेरे समान, यानी मेरे सबसे प्रिय। कनिष्ठ का मतलब ये भी बोल सकते हैं एक समकालीन, यानी कि साथ साथ पैरेलल चलने वाली। यानी कि मान ली जाए कि कहीं पर, अब हम आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के समय भी 3 ऐसी विश्व की सभ्यताएं थी जो पैरेलल चल रही थी, मतलब साथ साथ चल रही थी। लेकिन सबसे विकसित सभ्यता कौन सी रही थी, हमारी हड़प्पा सभ्यता। तो वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, उस पर तो हमें विस्तार से चर्चा करनी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रहेगा। तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन वही करेंगे। तो वो मतलब समकालीन चल रही थी। क्यों, कौन कौन सी, कायता संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ थी, मतलब जो कायता था, जो कायता संस्कृति, कायता का जो स्थान मिला है हमें, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि जब हड़प्पा सभ्यता थी उस समय भी, मतलब उस समय भी ये समकालीन थी, पैरेलल थी, दोनों ही बराबर आयाम पे थी। मतलब इधर ये व्यक्ति थे, इधर ये व्यक्ति थे, दोनों ही थे। मतलब ये भी अस्तित्व में थी और हड़प्पा सभ्यता भी अस्तित्व में थी, दोनों का अस्तित्व था उस समय। कनिष्ठ मतलब समकालीन थी। इसके मृद भांड में कुछ प्राक हड़प्पन लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि पहले के लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन हड़प्पाई प्रभाव से स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है तथा इस संस्कृति का लगभग 40 बस्तियां मिली। अब ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कायता संबंधित स्थल है, लगभग कितने स्थल मालवा से प्राप्त हुए, लगभग 40 स्थल हमें कहां से प्राप्त हुए, मालवा मतलब मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश क्षेत्र है, वहां से हमें लगभग कितनी बस्तियां प्राप्त हुई, 40 बस्तियां प्राप्त हुई। मालवा संस्कृति भी अपनी मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती, यानी कि मालवा के लोग भी इतने कलाकार थे कि उन्होंने भी एक अच्छे मटकों के निर्माण किए, मृद भांड बनाए, जिनका लोहा उन्होंने अनेक जगह जाकर मनवाया कि इनसे बेस्ट कलाकार कोई हो नहीं सकता है। मतलब कि उन्होंने धमाधम प्रदर्शन किया और अच्छे वस्त्र, मटके, बर्तन, बहुत सारी चीजें बनाई जो कि एकदम उत्कृष्ट थे इन मामले में। मतलब कारीगरों के मामले में भी कहा कि मालवा के लोग। तो पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख, अब नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों में
अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और देमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, नासिक जो महाराष्ट्र के क्षेत्र, यहाँ सभी पूरा स्थल जोरबे संस्कृति का रहा है। अब बात करते हैं कि जोरबे संस्कृति का स्थल कौन कौन से हैं। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा जोरबे संस्कृति का स्थल नहीं है, तो हमें क्या छांटना है क्वेश्चन। अब कौन कौन से हैं उनको देखना है, तो अब जो नहीं है वो अपना आप अलग हो जाएगा। तो हम एक बार और रिपीट कर देते हैं उन नामों को। अहमदनगर जिले में जोरबे के नेवासा, देमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी कौन से स्थल है जोरबे संस्कृति का। तो अब इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका समय काल दे रखा है 1400 से 700 ईसा पूर्व। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जोरबे संस्कृति का समय काल क्या रहा था, तो हम क्या बताएंगे 1400 से 700 ईसा पूर्व। अब सर एक बहुत पहले कमेंट में भी पढ़ा था कि सर ईसा और ईसा पूर्व में आप हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझा दीजिए, क्या अंतर होता है, क्या ईसा पूर्व होता है, क्या ईसवी होती है। तो हम इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ देख रहा है 1400 से 700 ईसा पूर्व, मतलब ये घटते क्रम में चला। किधर चला कि ईसा मसीह का जन्म है, जिससे पहले की जो चीजें होती हैं थोड़ा सा बता देते हैं, तो वो किस में चलती है, माइनस में चलती है, मतलब कि घटते क्रम में जाती है। यहाँ अगर 10 आ गया तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा या 4 आएगा, ऐसे चलेगी। वो हम एक अलग वीडियो में अच्छे से चर्चा कर लेंगे, अच्छे से बता देंगे, जिसको आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे और इसके बाद में हम जो राजा महाराजाओं का काल पढ़ेंगे, तो उसमें ईसा पूर्व ये सब चीजें उनकी बार बार चर्चा करेंगे, तो वो आपके एकदम क्लियर कर देगा वो कॉन्सेप्ट आपको कि क्या ईसा पूर्व था, क्या ईस्वी थी, क्या सदी, क्या बीसी, ये सब चीजें हम वहां क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा। अब 1400 से 700 ईसा पूर्व तक का रहा था। अब तक प्राप्त जोरबे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल गोदावरी का देमाबाद है। जो जोरबे संस्कृति का जो हमें स्थल मिले हैं, इनमें सबसे बड़ा स्थल हमारा कौन सा है, गोदावरी नदी, गोदावरी क्षेत्र का जो स्थल है देमाबाद, यानी गोदावरी नदी के आसपास का जो एरिया है देमाबाद, यहाँ का एक सबसे बड़ा स्थल रहा है। यह स्थल लगभग 20,000 हेक्टेयर में फैला था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, मतलब एक ये बहुत विस्तृत क्षेत्र था, और 20,000 हेक्टेयर में जब ये फैला था तो लगभग इसमें कितने व्यक्ति रहते थे, तो यहाँ पर इसमें दे रखा है लगभग 4,000 लोग रहते थे। कहाँ पर रहते थे, लगभग 4,000 लोग यहाँ रहते थे, या मतलब निवास करते थे। कहाँ पर, जोरबे संस्कृति का जो हमें गोदावरी नदी के तट पर यानी किनारे पर जो स्थान मिला है देमाबाद, वहां पर। तो ये भी एक विस्तृत सभ्यता की समझ सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब बात करते हैं नोट की, मतलब नोट में हम जो इंपोर्टेंट चीज रहती है उसको हम लेते हैं। तो नोट में नेवासा जोरबे संस्कृति स्थल है, ये यहाँ से हमें पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए। साथियों आपको पता होगा पटसन एक रेशेदार फसल होती है, जो जैसे कि सनाई की खेती होती है, ऐसे ही पटसन की होती है, जिससे रस्सियां बनाते हैं। और उस जमाने के लोग तो कपड़े भी बनाते होंगे पटसन के रेशों के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि जो एक सबसे अलग और नया साक्ष्य मिला, देख सके हमने मक्का के बारे में भी देखा था, बाजरा के बारे में देखा था, धान के बारे में देखा था, गेहूं के बारे में देखा था। तो अब हमें एक नया फैक्ट क्या मिलता है कि पटसन की खेती के प्रमाण सबसे पहले हमें कहां से मिले हैं, जोरबे संस्कृति नेवासा से मिले हैं। तो साथियों अब एक और स्लाइड बची है, उसमें थोड़े और फैक्ट हैं, इसके वो और कवर कर लेते हैं, और हमारा नवपाषाण काल फिर खत्म हो जाएगा। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे। जैसे कि जोरबे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पूरे स्थलों में मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। तो इस जो पूरा सेंटेंस है उसका शाब्दिक एक अर्थ देखते हैं कि जो जोरबे संस्कृति का एक स्थल है, कौन से स्थल है, नेवासा, देमाबाद, चंदोली और इनाम गांव। इन स्थलों से जब खुदाई की तो वहां पर उन घरों के अंदर क्या मिले कि एक कलश था। ये कलश आप जानते होंगे, ऐसा कुछ कलश रहता है, उस कलश के अंदर मानव के अस्थियां रखी थी, और अस्थियां रखी थी। तो उन अस्थियों का जो कलश था वो क्या करते थे, उस जो घर था उसी के अंदर फर्श के नीचे कौन सी दिशा में,
उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर वो दफनाते थे उन अस्थि कलश को। तो इसका एक सिंपल अपन अंदाज लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि उस समय, जैसे कि अपन जानते हैं नहीं, बहुत सारी प्रथाएं चलती है कि उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं सोना चाहिए, दाएं तरफ नहीं सोना चाहिए, बाएं पैर नहीं करना चाहिए। मतलब वो देवी देवताओं या भगवान या ईश्वर पर अपना आस्था रखते होंगे, या उनके मतलब ऐसा मानते होंगे कि अगर इस दिशा में अपन इस कलश को दफन करेंगे तो हमारे पूर्वज जो मृत्यु लोक को गया है, यमपुरी में गया, उसको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर उस कलश को रखकर अपन दफन करेंगे, या फिर अगर किसी भाई ने ऐसा नहीं किया होगा तो उसको उसने डराया होगा भूत बन के, तो ऐसा कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। तो मतलब अपन एक मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि जोरवे संस्कृति के लोग जो मृतकों के जो अस्थि कंकाल कलश में रखकर किस दिशा में दफनाते थे, तो कौन सी दिशा होती थी, उत्तर से दक्षिण दिशा। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा है, यहाँ बस्ती किलेबंद और खाई से घिरी हुई थी। मतलब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित थे, और सुव्यवस्थित होने के साथ साथ वो अपनी सुरक्षा तथा बाहर से आने वाले, उस समय के आसपास की बस्तियों से आने वाले लोगों से भी अपनी सुरक्षा बनाए रखते थे, जिसके लिए उन्होंने एक व्यवस्थित बस्ती का निर्माण किया। पहले क्या किया, एक किला बना लिया, ऐसा दुर्ग बना लिया, ये बहुत। अब इस दुर्ग के आसपास एक खाई बना ली, ये खाई बन गई अंदर। खाई बनने के बाद में फिर इसके अंदर बस्तियां बना ली। तो मतलब कि एक ऐसा व्यवस्थित स्वरूप हमें देखने को यहाँ मिला है, एक ऐसा व्यवस्थित स्वरूप हमें देखने को मिला है कि इस बस्ती को पहले तो किले बंद किया गया, अगल बगल यानी प्राचीर से घेरा गया, ताकि कोई जानवर भी इनके अंदर, इनकी बस्ती में ना घुस सके, या कोई बाहरी आक्रमणकारी अगर हमला करने आए तो ये दूर से ही सजग हो जाए, वो आसानी से इन पर हमला ना कर सके। इसलिए उन्होंने, इस संस्कृति के लोगों ने उसका एक किलेबंद व्यवस्थित बस्ती का निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिण पूर्व राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी यानी कि जानवर, पशुपालन, कृषि आदि करते थे, जिसमें मुख्य रूप से फसल के रूप में क्या थी, गेहूं, चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी वो करते थे। यानी कि इस नवपाषाण कालीन जो जोरवे संस्कृति थी, ताम्रपाषाण संस्कृति थी, उस संस्कृति के लोग पशुपालन भी करते थे, और पशुपालन के साथ साथ वो खेती भी करते थे। खेती में मुख्य रूप से उन्होंने गेहूं की खेती की, और गेहूं के बाद में चावल के तो हमें पहले प्रमाण हम देख चुके हैं मध्य पाषाण के समकक्ष में। तो अब हम फिर देखते हैं मालवा में एक और सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जहां से क्या मिला है कि मालवा से चरखे और तकलियां मिली है। मतलब जो चरखा होता है, चरखे का मतलब ये जिससे धागे बनते हैं, धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं, मतलब तकलियों के माध्यम, तकलिया बोलते हैं, तलकलिया। तो उसके साक्ष्य मिले, जिससे अंदाज ये लगाया कि मालवा के लोग थे उस समय के, वो क्या करते थे, वस्त्र बनाने का कार्य भी करते थे। अब इसी को और प्रमाणित करने के लिए हमें महाराष्ट्र से क्या मिला, कपास, सन और सेमल की रुई के धागे मिले। मतलब इस चीज को किसने प्रमाणित किया, जो महाराष्ट्र में जो साक्ष्य मिले हमें, जिससे कपास मिली, और कपास का पता ही होगा कि आपको रुई बनती है, रुई जिससे सन मिला, सन की खेती भी आपने देखी होगी। दूसरा सेमल का एक बड़ा वृक्ष होता है जिसमें सुपारी लगती थी। तो हम गांव में छोटे छोटे थे, जब क्या करते थे, उसकी सुपारी तोड़कर एक गूंदी रहती है, गूंदी, उसमें पत्ता रहता है, जब उसको दोनों को अच्छे पान बना के खाते थे तो एकदम लाल मुंह हो जाता था। तो बहुत खाया बचपन में, लपक के खाया। तो वही सेमल, उसी सेमल का जब बड़ा हो जाता है तो उसमें फल लगता है, तो उससे भी रुई निकलती है। तो इनके क्या मिले अपन को, यहाँ के धागे मिले। मतलब उन लोगों ने इसकी रुई से धागे बनाए तो वस्त्र बनाए होंगे। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनाम गांव से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली। मतलब इनाम गांव एक स्थान है जहां से हमें क्या मिली, मातृ देवी की मूर्ति, इस नवपाषाण काल से संबंधित। दूसरा, महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था। अब ये देखो, इसमें कलश को दफना रहे हैं और इसमें मृतकों को ही रख रहे हैं।
तो उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर की दिशा में रखते थे। भारत में लगभग संपूर्ण समाधान फ्रैक्शनल बेरियल चलता था। मतलब कि जो उत्तर भारत में हमें कब्रें मिली है, समाधान मिले, उनके मुर्दों को दफनाने का रिवाज कुछ अलग था। उत्तर भारत में रिवाज अलग था, लेकिन दक्षिण भारत में भी अलग था। दोनों में भिन्नता थी, कोई उत्तर से दक्षिण और कोई पूर्व से पश्चिम। यानी कि इनके मुर्दों में जानकारी के लिए मतभेद था। जैसे कि अगर भाई दोनों एक ही दिशा में दफना दिया किसी को, तो अब वो गए ऊपर यमपुरी में उनको उनकी एक एक अलग अलग उनको छाटना होगा यमराज को। तो वो था कंफ्यूज, तो किसी से बोल दिया कि भाई तू किसी के सपने में जा, उनसे बोल कोई हमें उत्तर से दक्षिण दफनाए और कोई पूर्व से पश्चिम, ताकि उसके लक्षण अलग अलग हो जाए तो उनमें छाटने में उनको दिक्कत ना आए। किसको? चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त है जो यमराज के पास में बगल में बैठा रहता है और वो देखता रहता है कि किसकी मृत्यु होने वाली है, किसका जन्म देना है, किसका जीव किधर डालना है। तो चित्रगुप्त से जिसकी सेटिंग है उसका काम एकदम डन है। तो भाई अगला पॉइंट देखते हैं हम देखते हैं महाराष्ट्र में मृतकों से दक्षिण में रखा जाता था। ये अपना पॉइंट हो गया। दूसरा है कि भारत में लगभग संपूर्ण भारत में इससे संबंधित समाधान मिले हैं, जिसमें जबकि सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार प्राप्त हुए, जिसमें 102 पत्तलें प्राप्त हुई। 102 ऐसे जो चांदी की पत्तलें प्राप्त हुई है, जिसे कि अपन ढक्कन टाइप मान सकते हैं, जो आजकल हम यूज करते हैं। तो उसमें की कुछ आकृति हमें प्राप्त हुई यहाँ से। और कायता के एक घर में तांबे के 28 कंगन, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। 28 कंगन कहां से? कायता। ये कायता मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास स्थान है, जहां से हमें कंगन प्राप्त हुआ। तो भाई साहब ये भी एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि उस समय की महिलाएं आभूषण प्रिय थी। मतलब आभूषण वो धारण करती थी, जो कि कंगन, जिसके अपन को कितने कंगन मिले? तांबे के 28 कंगन मिले। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ये पीएससी अधिकतर ऐसी चीजें पूछती। पीएससी जो उटपटांग चीजें होती है, मध्य प्रदेश की पीएससी सबसे बेकार पीएससी है मेरे हिसाब से। तो मन पड़े वही पूछती है, उसका कोई लेवल भी नहीं है। कभी क्या पूछ रही, कभी कोई नॉर्मल पेपर बना रही। तो ये उल्टे सीधी चीजें पूछती हैं, तो इसीलिए अपन ये उल्टी सीधी चीजें यहाँ लिखना पड़ती है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, तो भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और हमने देखे पिछली जो एग्जाम हुई वहां से कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बने हैं। वही चीजें हमने यहाँ पर इन इंपोर्टेंट फैक्टरों में उठा कर ली है। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि 28 कंगन कहाँ से प्राप्त हुए। तो भैया हमें बताना पड़ेगा कहाँ से प्राप्त हुई थी। कायता से प्राप्त हुई। तो वहां की महिलाएं क्या करती थी? आभूषण प्रिय थी और कंगन धारण करती थी, जिसमें 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई यहाँ से। अद्वितीय मतलब कि एकदम अद्भुत अलग टाइप की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। और दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगन कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्र युगीन बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ये जो स्थान के हमने नाम लिए, ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगन कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से हमें ताम्र युगीन बस्तियों के साक्ष्य भी मिले। ये कहाँ के स्थान है? दक्षिण भारत के। तो ये भी हमें, ये फैक्ट है, इनको बड़े ध्यान से सुनना और इनको माइंड में बार बार भी रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके ये नाम याद होंगे। संगन कल्लू और पिकली हल्लू, ये भी अद्भुत ही है। मतलब तो इनको अपन को क्या करना है? बार बार रिपीट करना है, ताकि ये अपने को लंबे समय तक याद रहे। अब लास्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम भारत में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पूरा तत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। और इसके बाद में जो 1861 में किसको नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो इनसे संबंधित और खुदाई करे और साक्ष्य प्राप्त करे, जिसमें उन्होंने बाद में वही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो उसने खुदाई की और उसमें उन्होंने योगदान दिए, जिसके बाद में और भी नए नए भारत के स्थानों की खोज की। तो साथियों हमने इस प्रकार पूरा मतलब जो इतिहास का जो प्रारंभिक चीजें थी जो हमने समझ ली, पूरा पाषाण काल को समझ लिया, मध्य पाषाण काल को समझ लिया, नव पाषाण काल के भी हमने पूरे मतलब पूरा के पूरे कवर कर लिया।
अब साथियों, जिसमें हमने इतिहास को भी समझ लिया था एक सिंपल सी डेफिनेशन में, अब हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने जो पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उनमें बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए और हमने उनके कमेंट भी पढ़े हैं। तो हम जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उनमें उसके उनके नाम भी लेंगे और उनके जो जो कमेंट में जो 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 उनने बोला था उन प्रश्नों के हम डायरेक्टली आपको उत्तर भी देंगे। तो इसका एक मतलब बहुत अच्छा वो रहा रिस्पॉन्स आप सभी का, और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम ये इतिहास है जो क्रमबद्ध चलता रहेगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।